अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के हम प्रॉपर्ली एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर साइन अप लॉगिन ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होगा। और इसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसका कोर्स के अंदर सीखेंगे और वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मैंने डेटा लिखा हुआ है, लाइक आप कह सकते हो कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ठीक है। ऑथराइजेशन हम इसमें अपनी ऐड करेंगे, लाइक साइन अप एंड लॉगिन वगैरह ठीक है। और उसके बाद चैट पोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे वो भी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद ईमेल्स की APIs वगैरह ऐड करेंगे, LLMs ठीक है, और अदर API। और अपनी वेबसाइट को जो हम बना चुके हैं उसको सर्च कंसोल में ऐड करना भी सीखेंगे। तो ये प्रॉपर्ली पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले आ जाना है अपने शॉपिफाई चार्टजीपीटी के ऊपर हम बात करते हैं। तो चार्टजीपीटी के ऊपर हमने एक PRD क्रिएट करवा लेनी है फुल। जो आप वेबसाइट बनाना चाहते हो अपना आइडिया यहाँ पे लिखना है आपने, और उस आइडिया को आपने बोलना है कि मैं ये चीज़ पूरी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। सिंपल आपने उसको बोलना है कि क्रिएट अ न्यू PRD। तो अब जो भी आप PRD बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ PRD क्रिएट की हुई है, और अगर आप न्यू PRD क्रिएट करना चाहते हैं तो देन आपने क्या करना है कि एक सिंपल इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके ओपन न्यू चैट कर लेते हैं। और उसके बाद देन आप इसी के ऊपर आप कोई भी अपना आइडिया डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि एक LMS वेबसाइट होनी चाहिए, या एक प्रॉपर्ली CClocky.pk की तरह ही वेबसाइट होनी चाहिए, या डिफरेंट आपके पास माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं जो वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ ठीक है, और ये वाली है। तो लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे इसका जो भी इंटरफेस दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। प्रॉपर्ली मैंने इसी प्रोसेस के अंदर बनाई है जो भी आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमने क्या करना है कि थोड़ी बहुत वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि PRD मैंने क्रिएट करवाई थी चार्टजीपीटी से ठीक है। आप चार्टजीपीटी से ही आप अपने आइडिया को पहले डिस्क्राइब करो, कि रोमन उर्दू के अंदर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं प्लीज़ क्रिएट PRD ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ PRD के बारे में ठीक है। और आप उसको दोबारा PRD की लेक्चर्स को देख सकते हैं कि इससे हम क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बस अपना आइडिया डिस्क्राइब करें, और आइडिया डिस्क्राइब करने के बाद उसको बोलें कि प्लीज़ क्रिएट नाउ PRD। तो आप जिस तरह आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें ठीक है, चेंज कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। तो अब सिंपल मैं इसका एक टास्क देता हूँ कि हम एक प्रॉपर्ली एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। वो हो सकती है बेबी नेम जनरेटर, हो सकती है कोई भी टूल इस तरह का आप बनाना चाहते हैं, इनवाइस जनरेटर बनाना चाहते हैं ठीक है। इनवाइस की पूरी वेबसाइट क्रिएट करके उसके बैकएंड पे आप इनवाइस जनरेटर बनाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। आप रिज्यूम मेकर बनाना चाहते हैं, लाइक रिज्यूम CV बना सके एक टूल ऐसा बना सकते हैं, और उसको आप सब्सक्रिप्शन बेस पे उसको सेल कर सकते हैं। लाइक आप एडमिन पैनल के ऊपर आप यूज़र क्रिएट करवा सकते हैं, आपको एडमिन पैनल के अंदर यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। और जैसे कि अभी कल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाई ठीक है, और उसका एक बैकएंड बनाया। बैकएंड मीन के आपके सामने देख रहे हैं डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट एडमिशन करते हैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म फिलिंग यहाँ पे शो हो जाती है, और जितनी उसने पेमेंट अदा की है वो यहाँ पे उसको शो हो जाएगी ठीक है। तो इस तरह पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देख सकते हो कि मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आप नहीं कह सकते कि सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट बनी है, मल्टीपल प्रॉम्प्ट से इसको मैंने यूज़ किए हैं। और पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपने पूरे का पूरा ट्रिकल के ऊपर कैसे वेबसाइट बनानी है। अगर आप लेक्चर नंबर 12 देखते हैं तो आपको पूरी पूरी समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं ट्रिकल के ऊपर। तो वो पूरा वेबसाइट मैं आपको जो बता रहा हूँ trickle.so ठीक है। इस वेबसाइट को हम यूज़ करने जा रहे हैं। इस वेबसाइट के अंदर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उनको होस्ट भी करेंगे प्रॉपर्ली। और पिछली वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर्ली इसको पूरा समझा चुका हूँ कि हाउ टू होस्ट फ्री ठीक है। तो इसके अलावा आप cPanel पेड होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो ये डिपेंड ऑन यू। और अगर आप इस प्रॉपर्ली एक बिजनेस बनाना चाहते हैं तो देन आपको पेड होस्टिंग और डोमेन की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हम फ्री वाले अदर टेस्टिंग फेज के ऊपर अगर आप अपने टूल्स वगैरह बनाते हैं ताकि वो आप सिर्फ यूज़ कर सकें, पब्लिकली अवेलेबल अगर आप करना चाहें तो फिर उसके लिए क्योंकि बैंडविड्थ यूज़ होती है, तो होस्टिंग के अंदर आपको बैंडविड्थ लेनी पड़ती है। तो बैंडविड्थ आपको पेड कंपनीज लाइक होस्टिंग वेब होस्टिंग pk.com प्रोवाइड करती है, तो आप उससे
परचेजिंग कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आप इससे अपनी वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं विद डोमेन, और आप जितनी मर्ज़ी उसके अंदर होस्ट वेबसाइट करना चाहें कर सकते हैं। तो वेरी इजी है। इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर्ली इसको आगे लेके चलेंगे, होस्टिंग कैसे ली जाती है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें देखने पड़ते हैं, कौन कौन से सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको आगे देखे चलेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की, ठीक है, सिंपल प्रॉम्प्ट के अंदर, और मल्टी पेजेस के अंदर उसने प्रॉपर्ली हर वेबसाइट को मतलब पेज को ऐड किया, और पेज बनाने के बाद देन उसके अंदर जो LMS सिस्टम एडमिन पैनल था वो मैंने बाद में उसको क्रिएट करवाया। तो ये एक पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम अप्लाई नाउ एडमिशन का फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी एडमिशन फॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर जो फॉर्म फिलिंग है आप उस तरह की बैकएंड पे जो डेटा है वो आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसी वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारा जो एक कंटेक्ट अस का फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के ऊपर एक कंटेक्ट अस फॉर्म होता है, उसके अंदर वो फॉर्म फिल किया जाता है। लेट मी शो, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह का फॉर्म होता है। आप सिंपल अगर बात करें यहाँ पे तो मेन वेबसाइट अगर हम बात करते हैं webhostingpk.com के ऊपर, तो हम ऊपर आते हैं, कंटेक्ट फॉर्म एक आपके पास होता है वेबसाइट के अंदर। कोई भी अगर वेबसाइट आप ओपन करेंगे वहाँ पे एक कंटेक्ट फॉर्म होता है। उस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म फिलिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सेंड अ मैसेज, जहाँ पे आपका कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है, वो ईमेल नेम, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट और जो भी मैसेज उसका है वो यहाँ पे सेंड कर देगा। और हमें क्या होगा कि हमें एडमिन पैनल के अंदर हमें वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, और जो भी वो पूछना चाह रहा है हम उसको फिर वहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। तो वेरी ईजी, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं या एज अ सर्विस वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर फॉर्म फिलिंग ऐड करना चाहते हैं, या आप कोई इस तरह की अदर टूल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो जिसमें हम कंटैक्ट डेटाबेस की बात कर रहे हैं, डेटाबेस हो सकता है, इसके अलावा आपका स्टोरेज हो सकती है, आप इमेज जनरेटर बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, ठीक है, आप जो भी क्रिएट करना चाहें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ChatGPT के ऊपर मैंने एक PRD क्रिएट करवाई, ठीक है, और उस PRD का एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसके अंदर जो उसने चीज़ बनाई है शॉपिफाई, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोर्स मैंने इस आउटलाइन प्रॉपर्ली उस वेबसाइट बनाई, ठीक है, जिससे आप देख सकते हो कि उसने अलग-अलग पेजेस मैंने यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं वेबसाइट के अंदर। फ्रंट एंड पेजेस जस्ट लाइक होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, ठीक है, फीस एंड स्केड्यूल पेज हो गया, एडमिशन फॉर्म पेज हो गया, ठीक है, मतलब ये सारी वो फील्ड्स हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह की PRD क्रिएट करवा सकते हो। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें समरी अगर बात करें, यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देन आपने क्या करना है, अपनी फॉर्म को उस PRD को पूरा को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करने के बाद देन आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करवाना चाहें चेंज करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बनाते हैं वेबसाइट, तो हम हमारे पास मेन आइडिया है कि हम एक प्रॉपर्ली ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर LMS सिस्टम ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है कि आई वांट टू बिल्ड अ Clo.pk लर्निंग वेबसाइट फॉर स्कूल और इट्स इंक्लूड फ्रंट एंड एडमिन पैनल, ठीक है, जिसमें एडमिन पैनल है जिसमें हम अपनी एडमिशन फॉर्म का डेटा सेव कर सकें। आल्सो यूज़ फायरबेस का मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी फायरबेस के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फायरबेस क्या है, और फॉर सेविंग डेटाबेस लाइक फॉर्म का डेटा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद प्लीज़ नाउ क्रिएट PRD प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो इसको हम यहाँ पे कमांड देते हैं, और कमांड इंटर करने के बाद देन आप इसको दे सकते हैं सिंपल लाइक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो पूरी की पूरी PRD क्रिएट करेगा हमारे लिए, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, प्रॉपर्ली उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद देन हम जाएंगे ट्रिकल के ऊपर। तो ये जब आप पूरी PRD क्रिएट करवा लेते हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी AI डेवलपर टूल के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फ्रंट एंड बैकएंड, ठीक है, डेटाबेस हम तीनों को एक प्रॉपर्ली बनाना चाह रहे हैं, जिसमें फ्रंट एंड भी इंक्लूड है, बैक एंड भी इंक्लूड होगा, मतलब जिसमें एडमिन पैनल की बात कर रहा हूँ, और डेटाबेस जिसमें हम अपने फॉर्म्स वगैरह की एडमिशन फॉर्म हो गए, ठीक है, वो या कंटेक्ट अस फॉर्म, ठीक है, वो सेव कर सकें। डेटाबेस उसके लिए होता है, या स्टूडेंट का एक प्रॉपर्ली उनके लॉगिन वगैरह सीन हम वो सेव करना चाहें वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ऑथराइजेशन, जिसमें लॉगिन एंड साइन अप, ये नेक्स्ट प्रोसीजर होगा हमारा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कौन से टूल्स यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर जो साइन अप एंड लॉगिन फीचर्स को अनेबल कर सकें, ताकि अगर कोई स्टूडेंट LMS में लॉगिन करना चाहता है, ठीक है, तो उस तरह वो ऐड कर सकता है।
अब बात करते हैं किसी अदर टाइप के बिजनेसेस के ऊपर। लाइक आप कोई भी टूल लेते हैं या आप चैट जीपीटी अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले साइन अप करते हैं। साइन अप के ऊपर या गूगल के ऊपर हम बात करते हैं। जीमेल अगर हम बनाते हैं तो जीमेल कैसे बनती है, एक ईमेल हम अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर मतलब लगाना चाहते हैं, किसी जगह पे साइन अप करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप साइन अप अपना फॉर्म फिल करते हो, लाइक अपना नेम, ठीक है, अपना पासवर्ड, अपना नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करते हो। देन आप उस वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर पाते हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं अथराइजेशन, और UTH इसका शॉर्ट फॉर्म है। और अगर हम उसके ऊपर साइन अप प्रोसेस करने के बाद देन यूज़र किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली वो आता है बैकएंड के अंदर, ठीक है, क्या मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र किस किस ऑप्शन को एक्सेस कर सकता है, लाइक वो ईमेल सेंड कर सकता है, ईमेल रिसीव कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हम ये ऐड करेंगे कि कुछ लिमिट लगाएंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे कि समझ लें कि आप मल्टीपल यूज़र का डेटा मतलब सीन नहीं कर सकते, या आप ये काम कह सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंट यूज़र का डेटा या उनका ईमेल्स वगैरह सीन नहीं कर सकते या उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ अपने ही ईमेल्स के अंदर अपने ही यूज़र की इंफॉर्मेशन को मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक समझ लें कि हम पूरी की फुल स्टैक वेबसाइट जिसे हम कहते हैं या फुल स्टैक टूल कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें अथोराइजेशन, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस इंक्लूड होगा। अब नीचे आते हैं तो चैटबॉट की बात हो रही है। तो चैटबॉट मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आपको लाइव चैटबॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ये लाइव चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें ईमेल की प्राइस, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप कस्टमर को एक साइन अप के ऊपर उसको ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करना चाहते हैं, लाइक वो साइन अप करे तो ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चले जाए, उसके अंदर वो लिंक होगा, अपनी ईमेल वेरीफाई करेगा, देन हमारे अकाउंट वेबसाइट के ऊपर उसका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, मतलब वो अकाउंट यूज़ कर पाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो देन क्या होगा कि उसका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसी तरह अदर ईमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने ही टूल्स के अंदर से, ठीक है, उनको रिन्यूअल मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी हम होस्टिंग की बात करें, डोमेन की बात करें, तो हमें एक ईमेल रिसीव होती है उस कंपनी की तरफ से जो ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली बैकएंड की तरफ से हमारे पास आ रही होती है, ठीक है, मतलब वो यूज़र खुद नहीं सेंड कर रहा होता, वो बैकएंड से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही होती है, उसे हम ट्रिगर कह सकते हैं, ठीक है, मतलब समझिए कि वो ऑटोमेटिकली हमारा एक चैटबॉट यूज़ कह सकते हैं, या वो ऑटोमेशन हम इसे कह सकते हैं कि ऑटोमेशन, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन, मतलब वो बैकएंड पे हमारी ऑटोमेटिक रिन्यूअल एक्सपायरी डेट के ऊपर हमें एक ईमेल सेंड कर देगा, या एक्सपायरी डेट से पहले हमें एक ईमेल सेंड कर देगा कि आप अपनी सर्विस को रिन्यू करवाएं, ताकि नहीं तो आप अपनी आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप मेडिसन का एक सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं, ठीक है, अब पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप बात यह कर सकते हैं कि हम POS बना सकते हैं, जिसमें हम अपना शॉप का, बिजनेस का, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स इंटर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आइडियाज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडियाज़ की हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एक मिनट में यहाँ पे आपको कुछ डेटा लिख के देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ सेल हो सकता है जिसको हम POS कह सकते हैं, इनवाइस का हो सकता है, ठीक है। अब इनवाइस का ये होता है कि आप जो भी इनवाइस बनाते हो, ठीक है, वो आपकी सिंपल आपकी कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी इन्वाइसेस बनती हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहे, ठीक है, मतलब उस किसको इन्वाइस हमने भेजी, ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं, LMS सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया LMS, ठीक है, स्टूडेंट LMS हो सकते हैं जिसमें आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद डिफरेंट मतलब इस तरह के आइडियाज़ की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए आपको बैकएंड भी चाहिए, इसके लिए आपको डेटाबेस भी चाहिए। तो ये हमारे पास एक फ़िल्टर कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस के लिए ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें फायरबेस है, सुपरबेस है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और विर्सल एक है। तो इसको भी हम आगे फर्दर डिसाइड करेंगे लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे कि फायरबेस क्या है, सुपरबेस क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, विर्सल क्या है। तो फायरबेस की बात करते हैं तो फायरबेस एक गूगल की प्रोडक्ट है, जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फायरबेस कंसोल ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको हम गूगल करते हैं। अगर आपको सिंपल इजी जाना है तो आप जाके गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस, ठीक है, फायरबेस कंसोल सर्च करते हैं यहाँ पे।
जैसे कि फायरबेस मैंने लिखा है, ठीक है, तो फायरबेस के बाद ऑटोमेटिकली जब मैं स्पेस दूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें एक कंसोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक फायरबेस स्टूडियो है, उसको आपने ओपन नहीं करना, आपने जाना है फायरबेस कंसोल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप फायरबेस कंसोल ओपन करेंगे आपके पास फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो इस तरह की डैशबोर्ड आपके पास शो हो जाएगा। आपकी जीमेल इसमें लॉगिन होने चाहिए, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैंने एक जीमेल लॉगिन की हुई है। तो इसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आएगी जिसमें ऑप्शन होगा क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जैसे भी आपके सामने हमने एक पीआरडी क्रिएट करवाई ChatGPT से, ठीक है। अब वो पूरी की पूरी पीआरडी जब हमने इस टूल को दी ट्रिकल को, ठीक है, तो ट्रिकल ने क्या किया कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम जैसे पीआरडी को हम बनाना चाहते हैं, यहाँ से इसने पूरी की पूरी पीआरडी क्रिएट कर दिया है, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से या मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ पे कौन कौन से पेज बनाए, जैसे होम पेज बनाया उसने, ठीक है, अबाउट अस पेज हो गया, प्रोग्राम पेज हो गया, ठीक है, एडमिशन फॉर्म हो गया जिसमें स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लास फॉर अप्लाइंग, पेरेंट इन्फो, कॉन्टैक्ट एड्रेस, प्रीवियस स्कूल, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, सबमिट टू डेटा फायरबेस, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्ली हम एडमिन पैनल बनाएंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्ली हर चीज़ का डेटा स्टोर होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा बैकएंड आप देख सकते हो कि एडमिन पैनल फॉर बैकएंड, जिसमें हम इसको फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, जिसमें ईमेल पासवर्ड, ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस, एडमिन स्टाफ, ठीक है, उसके बाद डैशबोर्ड हो गया, इसमें टोटल एप्लीकेशन, एडमिशन फॉर्म हो गया, पेंडिंग रिव्यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एडमिशन मैनेजमेंट, जिसमें एक टेबल वो फॉर ऑल एडमिशन के लिए सर्च फिल्टर होना चाहिए, व्यू डिटेल फ्रॉम डेटा, ठीक है। उसके बाद अपडेट एप्लीकेशन, पेंडिंग अप्रूवल एंड रिजेक्ट का, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्वेरीज हो सकती हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म के जो पेजेस के ऊपर जो क्वेरीज आएंगी वो हमें उसी एडमिन पैनल में शो हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में हम अपने अबाउट पेज, प्रोग्राम्स, अनाउंसमेंट, ठीक है, जो भी हम स्कूल की अनाउंसमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड रिसोर्सेज टू फायरबेस स्टोरेज होगा, ठीक है, और एनालिटिक्स, मुकम्मल हर चीज़ हमारे जो फायरबेस, क्योंकि हमने फायरबेस को यूज़ किया है। इसी तरह सुपरबेस पे भी आप इस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सुपरबेस का भी फ्री अकाउंट बन जाता है, आप सुपरबेस को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जो है, ठीक है, इसमें लॉगिन साइन अप का भी फीचर इसमें ऐड करवाया हमने, जैसे अभी देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे हमने फीचर ऐड करवाया था, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद होस्टिंग यहाँ पे यूज़ होगी, होस्टिंग मतलब हम तो जो यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होस्टिंग हो सकती है, लेकिन होस्टिंग ये फायरबेस की हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं, जो फॉर्म लाइक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है, वो हमारे फायरबेस की स्टोरेज में सेव होंगे, और बाकी जो हमारी स्टोरेज होंगी, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट को पूरी जो एडमिन एंड फ्रंट एंड पेज, ठीक है, वो उसको यूज़ करेंगे। लाइक वेब होस्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं, cPanel की होस्टिंग, और या हम नेटलीफाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और या हम वर्सल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हो कि डिप्लॉयमेंट, ठीक है, गिटहब फाइल, सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पूरी की पूरी आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली हमने उस पीआरडी को कॉपी करना है और आ जाना है ट्रिकल के ऊपर। डैट्स मीन मतलब आपको ये पिछली क्लास के अंदर मैं इसकी डिटेल समझा चुका हूँ कि इसके ऊपर कैसे अपने अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद देन आपने इसके ऊपर कैसे वेबसाइट बनानी होती है। तो यहाँ पे आपके पास मैंने मल्टीपल आइडियाज़ दे दिए हैं, ठीक है। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहें वो बना सकते हैं, उसके लिए आपको डेटाबेस की या मतलब कह सकते हैं ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह की जो क्वेरीज हैं, ठीक है, वो आप अपने उस एडमिन पैनल के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, या आप अपनी डायरेक्शन वगैरह करवाना चाहें वो भी करवा सकते हो। लेकिन मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं कि पॉइंट ऑफ सेल के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ठीक है, उनके इमेजेस, ठीक है, उनका बारकोड और उनकी कितनी सेल हुई है, ठीक है, वो चीज़ के लिए आपको बैकएंड चाहिए, डेटाबेस चाहिए। इसी तरह इनवाइस के लिए बात करूँ तो यहाँ पे इनवाइस जनरेटर के कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैंने बनाए थे, मैंने आपको वो भी दिखाऊंगा, और उसके लिए भी हमें चाहिए अपनी इनवाइसेस सेव करने के लिए, अपना रिकॉर्ड सेव करने के लिए, अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए, ठीक है, डेटाबेस चाहिए। तो इसी तरह एलएमएस की बात करें, यहाँ पे वीडियो शो करवानी है, स्टूडेंट्स के डेटा वहाँ पे सेव करना है, तो उसके लिए भी डेटाबेस चाहिए। तो मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाते हो जिसमें कोई डेटाबेस का सीन ही नहीं है, लाइक आप ऐसी वेबसाइट बना देते हो जिसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन दी गई है अपनी इमेजेस, अपनी कंपनी के बारे में, ठीक, उसमें आपको डेटाबेस बैकएंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल फ्रंट एंड से ही काम आपका चल जाता है।
ठीक है। तो अभी एग्जांपल के तौर पे हम बात करें यहाँ पे वेब होस्टिंग पीके का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड है, ठीक है, वो भी डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये जो कंटेक्ट अस जो फॉर्म है, ठीक है, इसका जो मैसेज है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप ईमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, आप अपने एडमिन पैनल के अंदर इसको सेव करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको डेटाबेस चाहिए होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम वापस आते हैं अपने आइडिया के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शॉपिफाई का पहले हमारे वेबसाइट ऑलरेडी हमने डिज़ाइन की हुई है, उसी आइडिया को अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्ली मैंने एक पूरी की पूरी पीआरडी बनवाई, ठीक है। उस पीआरडी को हम यहाँ से देख लेते हैं। पीआरडी से मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ट्रिकल के ऊपर, जैसा लाइक अब दिस, यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं ट्रिकल के ऊपर, ठीक है। ट्रिकल के आने के बाद देन यहाँ पे आके इसको यहाँ से डेमोड को सिलेक्ट करना है आपने। डेमोड सिलेक्ट करने के बाद देन आपने इसको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स मीन कि आपकी वेबसाइट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर दे देते हो और उसके अंदर वो आपको अलग-अलग प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या होगा कि आपकी फिर बार बार आपको उसमें फीचर्स ऐड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, अलग से पेजेस बनवा दो, ठीक है। तो ये पीआरडी में ये होता है कि आप पीआरडी में अपनी चैट जीपीटी को ही बनवा सकते हैं। मल्टीपल एलएलएम्स मैंने आपको बताए हुए हैं पिछले क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पे उन टूल को भी यूज़ करके आप अपनी पीआरडी को क्रिएट करवा सकते हैं। तो उस पीआरडी में फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे पेजेस वहाँ पे मेंशन होते हैं कि ये पेजेस बनाने हैं। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी करवा सकते हैं और ऐड भी करवा सकते हैं पीआरडी के अंदर। तो वेरी इजी। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो जाना चाहिए ना। सारी चीज़ें हमारे पास मेंशन होना चाहिए कि जो चीज़ हम करवा रहे हैं, ठीक है, या सीख रहे हैं, उसमें जो चीज़ें हम आगे चलेंगे लेके, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एलएलएम्स की बात कर चुका हूँ, एपीआई सॉरी ईमेल की बात हो चुकी है, ठीक है। अदर एपीआईज़ की भी हम बात करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स बनाएंगे, जिसमें हो सकते हैं लाइक करेंसी एक्सचेंजर हो सकता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ की बेस में अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वो टूल हम कैसे कैसे बना सकते हैं, तो वो सारे फीचर्स हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो ये जी आपके सामने कुछ आइडियाज़ मैंने शेयर किए थे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि बेबी नेम जनरेटर हो सकता है, रेसिपी जनरेटर हो सकता है, वेदर चेक की, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है, जेमिनाई और अदर एपीआईज़, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ एपीआई का मैं आपको एपीआई क्या होती है इसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी। उसकी मुकम्मल एपीआई क्या होती है उसकी डिटेल, एक इजी टू अंडरस्टैंड एपीआई के बारे में वीडियोस वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, एपीआई के बारे में आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ मैंने आपको कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज की क्लास के अंदर मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर वेबसाइट बनाना ऐड करना सिखाऊंगा। मतलब आप जो वेबसाइट बना लेते हो, टूल्स बना लेते हो, उसको गूगल के अंदर कैसे मतलब ऐड करना है, कैसे सर्च कंसोल में ऐड करना है। उसके बाद जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी ट्रिकल के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी से अपने कुछ जो इम्पोर्टेंट्स वेबसाइट की फाइल्स हैं, ठीक है, वो क्रिएट करवाना चाहेंगे, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे ही टूल्स होंगे, लाइक एडमिन पैनल की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं वापस, ये sitemap.xml, report.txt, ठीक है, llms.txt, ये कौन सी फाइल्स हैं जो सर्च कंसोल में ऐड होती हैं। मतलब अगर आप सर्च कंसोल की बात करें, ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर अगर इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं तो देन क्या होगा कि आपको ये तमाम ये 3 फाइल्स आप उसी एआई टूल से क्रिएट करवानी पड़ेंगी, उसी कोडिंग के अंदर ही। तो ये आपको बैकएंड में फ्रंट एंड पे शो नहीं होंगी, लेकिन बैकएंड कोड के अंदर ये वाली फाइल्स शो होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये तीनों फाइल्स अवेलेबल होंगी। जब आप इसको बोलेंगे कि ये जनरेट नाउ दीज sitemap.xml, report.txt, ठीक है, और llms.txt, ये तीनों फाइल आपने क्रिएट करवा लेनी है आफ्टर अकाउंट जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। उसके बाद PRWA क्या होता है इंशाल्लाह उसके बारे में अलग से लेक्चर होगा, और OCR डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगा कि इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे फायरबेस का। आज हम इस लेक्चर के अंदर फायरबेस को यूज़ करेंगे। सुपर बेस का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सुपर बेस के अंदर हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके सुपर बेस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सुपर बेस की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक ऑथराइजेशन हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें साइन अप एंड लॉगिन हो गया, ठीक है, हमारे पास। और यहाँ पे आ गया डेटाबेस, ठीक हो गया, डेटाबेस भी यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा होस्ट स्टोरेज, ठीक होगा। अब स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कहाँ किस किस वेबसाइट के अंदर किस किस वेबसाइट में अवेलेबल हैं। तो एक तो फायरबेस के साथ हमारे पास इसमें ऑप्शन मौजूद है, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और एक मिनट मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये तीनों चीज़ें ठीक है हमारे पास इसमें मतलब इंक्लूड है। लाइक फायरबेस के साथ भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, ऑथेंटिकेशन का, डेटाबेस का भी फीचर मौजूद है, ठीक है, स्टोरेज का भी मौजूद है फायरबेस में। इसी तरह सुपरबेस के अंदर भी सेम चीज़ है जी। आप कह सकते हैं कि इसमें ऑथेंटिकेशन भी है, डेटाबेस भी है और स्टोरेज भी है। इसी तरह कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स भी एक ऑथराइजेशन स्टोरेज डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस एंड स्टोरेज के लिए। और इसी तरह वर्सल है, वर्सल स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है, होस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ये इसके मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वर्सल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अर्निंग के कुछ मेथड यूज़ करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बना ली है, लेकिन उसके अंदर आप पैसे कैसे कमाएंगे, तो ये भी प्रोसेस इंशाल्लाह आगे होगा, ठीक है। तो ये एटसेट्रा कुछ 2 प्लेटफॉर्म मैं मेंशन यूज़ करूँगा विदाउट एनी स्ट्रगल। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एडसेंस, क्योंकि एडसेंस अप्लाई करने के लिए आपको टाइम लगता है, आप इतनी फ़ौरन पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करके फ़ौरन ही एड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर रन कर सकते हैं, और उनसे जो भी अर्निंग आएगी वो आप निकलवा सकते हैं, अपने कैश आउट करवा सकते हैं। तो ये 2 प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, एटसेट्रा और मोनटैग, ठीक है। तो ये जी इंशाल्लाह आगे हम इसको लेके चलेंगे। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। फेसबुक पिक्सल है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, इसको प्रॉपर्ली एक लेक्चर अलग होंगे, जो डोमेन, होस्टिंग, सी पैनल, रिन्यूअल, ट्रांसफ़र, ये सारे उसके ऊपर होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वर्डप्रेस, ठीक है, इसके ऊपर जिसमें हम न्यू इंस्टॉलेशन सीखेंगे। वर्डप्रेस की साइट कैसे बनाई जाती है, उसी कोडिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। और वर्डप्रेस के अंदर हम EA से वाइब कोडिंग के ज़रिए, ठीक है, क्या नए फीचर ऐड कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसमें। और उसी तरह माइग्रेशन सीखेंगे, एक होस्टिंग कंपनी से दूसरी होस्टिंग कंपनी में अपनी वेबसाइट को कैसे माइग्रेट किया जाता है। और उसके बाद अगर कोई वेबसाइट के अंदर वायरस आ जाता है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये प्रॉपर्ली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे, आगे चलते जाएंगे। जितना कोर्स हमारा आगे जाएगा तो उसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो अभी आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस को हम कैसे आगे लेके चलते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो फ्रंट एंड, ठीक है, हमारा बन चुका है, जस्ट लाइक सेम, ठीक है। अब इसमें हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। अबाउट अस पेज का, इसने अबाउट कोर्स का पेज जनरेट किया है, और जो हमने प्रॉम्प्ट दी थी, ठीक है, कि प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास अभी जो चीज़ें रहती हैं वो आगे प्रॉपर्ली हमने कुछ ऐड चीज़ें करनी है, लाइक स्टोरेज डेटाबेस वाला जो सीन है, ठीक है, वो भी हम आगे इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे। मतलब इनरोल वाला जो बटन है इसको हम कैसे वर्किंग में करेंगे। फ़ीस कैजुअल का हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ़ीस कैजुअल का भी हमें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि किसमें उसने क्या चीज़ ऐड की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्ली उसने टाइमर भी सेट किया है। और इनरोल नाउ वाले बटन पे हम देख लेते हैं कि इसने क्या यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन किया है। जैसे आप देख सकते हो कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, सिटी, एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है। अब लेकिन यहाँ पे अगर बात करें फायरबेस की, तो यहाँ पे उसने भी फायरबेस ऐड नहीं किया, लेकिन उसने एडमिन पैनल वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो ऐड कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि एडमिन लॉगिन का एक पेज उसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और उस तरह यहाँ पे उसकी मुकम्मल उसने सारी फाइल्स ऐड करनी है। जैसे हमें बात करें एडमिन की, तो यहाँ पे आपको एडमिन का डिटेल मिल रही है। अच्छा, ये फ्रंट एंड की ऊपर था। फ्रंट एंड हमारा जो बैक एंड पे, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ये एडमिन पैनल भी उसने क्रिएट कर दिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो डेटा है वो कैसे मतलब जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा, ठीक है। अब बात आती है फायरबेस की। तो यहाँ पे आपने आना है console.firebase.google.com। यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास शो नहीं होगा। आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही आप सिंपल क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे लाइक अभी हम यहाँ पे लिखते हैं समझने की सीख लो टेस्ट के नाम से मैं इसके एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहें प्रोजेक्ट का वो आप रख सकते हैं। उसके बाद गूगल का ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप इसको ऑफ कर दें क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और कंटिन्यू करेंगे हम सिंपल इसको, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आप इसमें ये असिस्टेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, लेकिन इसको रहने दें, कंटिन्यू करते हैं, मतलब सिंपल इसको इनेबल रहने दें। और उसके बाद बात होती है गूगल एनालिटिक्स की। तो ये आप अपने डेटाबेस मतलब अपनी कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र आ रहे हैं, क्या वो कहाँ
कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं और हमारे ट्रैफिक क्या है, तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो लेकिन अभी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट में अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अभी बाद में हम इंशाल्लाह इसमें ऐड करवा सकते हैं, लेकिन अभी फ्रंट एंड में अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कमांड मतलब इसको देंगे कि प्लीज़ इंटीग्रेट फायरबेस टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो जब आप प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इसकी कमांड देंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डेटा हमने कॉपी करना है, ठीक है। वो कॉपी करके हमने इसे ट्रिकल को देना है कि ये वाली चीज़ हमारे इस फायरबेस के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे आप देख सकते हो कि अभी हमने जो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इस पर आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका इसका जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे उस पेज के ऊपर आ जाओगे। और ये जी हम ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अंदर हम आते हैं अपने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट लेफ्ट साइड पे बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और बिल्ड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी ऐप होस्टिंग का ऑप्शन मौजूद है, ऑथेंटिकेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन आ रहा है, होस्टिंग आ रही है, मशीन लर्निंग, ये मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज की, डेटाबेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस के ऊपर आते हैं, फायरबेस डेटाबेस। और जो डेटाबेस हम यूज़ करना चाहते हैं वो फायरबेस का, क्योंकि हम जो वेबसाइट बना चुके हैं उसका जो ये फार्म का डेटाबेस है एडमिन पैनल के अंदर, ठीक है, वो कनेक्ट करेंगे जी फायरबेस के साथ। तो यहाँ से हम फायरबेस का कॉपी करते हैं कोड, और कॉपी करने के बाद देन हम आते हैं नीचे। तो एक में मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड भी कर दूँ जमनाई वाले को, और यहाँ से हम इसको अभी साइड पे क्लोज़ करते हैं, बाद में इसको इनेबल करेंगे। नीचे आते हैं जी, ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है जी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, फंक्शन, स्टोरेज, होस्टिंग, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल क्रिएट डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि होस्टिंग हम अपनी खुद की यूज़ करेंगे, लेकिन जो ये फॉर्म फिलिंग है एडमिन पैनल वाला जो बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम फायरबेस को यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल स्टैंडर्ड एडिशन के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप कोई भी अपने रीजन के हिसाब से होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितनी नियर होगा आप कोई भी मल्टी रीजन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शन, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के लिए सबसे नियरेस्ट होस्टिंग, ये जब आप होस्टिंग यूज़ करते हैं तब आप इसको बना सकते हैं, लेकिन रैंडमली जो लगभग सेलेक्टेड है पहले, ठीक है, वही सिलेक्टेड रहने दें, सिंपल नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन रेडी। यहाँ पे आपका है स्टार्ट प्रोडक्शन मोड एंड टेस्ट मोड। अगर आप उस ऐप को सिर्फ टेस्ट बेस पे उसको चलाना चाह रहे हैं तो देन आप टेस्ट मोड भी कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप प्रोडक्शन मतलब लाइव करना चाह रहे हो तो देन आपने ये वाला कोड कॉपी कर लेना है, दैट्स में, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, प्लीज़ यहाँ पे इसको बोलेंगे प्लीज़ ऐड फायरबेस, प्लीज़ ऐड फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। तो फायरबेस में ऐड कर लेता हूँ, डेटा बेस ऐड कर लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है प्लीज़ ऐड फायरबेस डेटाबेस, ओके। तो ये डेटाबेस मैं इसमें ऐड किया डेटा, ओके सॉरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ से हम लिखते हैं डेटा, ठीक है, और बेस, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, मैं इसकी यहाँ पे कॉपी शिफ्ट एंटर करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, जो कोड हमने दूसरे कॉपी किया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो और सिंपल कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फायरबेस का ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है जी, यहाँ से फायरबेस से। और ये क्रिएट करने के बाद देन हम करेंगे जी इसकी जो नेक्स्ट डेटा होगा वो हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से भी सारी सेटिंग वगैरह वो खुद ही देखेगा, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ओके। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस तरह का पैनल शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जाते हैं अपने ट्रिकल के ऊपर, ठीक है। ट्रिकल के ऊपर जाने के बाद जहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारा डेटा है कंटिन्यू वो हो रहा है, तो उसके अंदर हम इसको आगे देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेरी बिल्डर भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद रूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रूल्स जाना है, हमने रूल्स पे जाना है। रूल पे जाने के बाद देन आपने क्या करना है कि जो आपको रूल्स देगा उधर से, ठीक है, ट्रिकल देगा, वो रूल आपने यहाँ पर अपडेट कर देना है,
तो जैसे ही अब हमारे पास ये तो ऑलरेडी हमारे पास रूल्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्हीं रूल्स को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना कि जो रूल हमें ट्रिकल देगा उन्हीं ट्रिकल वाले को रूल्स को हमने वहाँ पे रिप्लेस करके सेव कर देना है। मतलब रिप्लेस कैसे करेंगे, सिंपल एडिट करके, एडिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। तो ये आपके पास सेव का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। मतलब जैसे भी हम फायरबेस को मैंने ऑप्शन डाला है कि यहाँ पे इसको फायरबेस के साथ कनेक्ट करो, तो उसने सारा जो लॉगिन वाला पेज है, डैशबोर्ड एडमिन पैनल है, ठीक है, वो सारा उसने उसकी बेस पे एडिट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे जी, बिल्ड वाले ऑप्शन से ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन अगर आप इस गूगल लॉगिन वगैरह साइनअप वगैरह करना चाह रहे हैं ना, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल और भी ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स मी एक आपको मैं गूगल करके दिखाता हूँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जी। हमारे पास एक आता है क्लर्क, ठीक है। क्लर्क इसमें आता है ऑथराइजेशन, ओके। क्लर्क आप सर्च करेंगे सिंपल CLERK, क्लर्क इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर रिएक्ट नेक्स्ट जेएस रीमेक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इन ट्रिकल के ऊपर, तो ट्रिकल बेसिकली इसकी APIs को वैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप फायरबेस की ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करें। और अगर आप लॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हैं तो फायरबेस बेस्ट, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ टेस्टिंग बेस पे क्लर्क यूज़ कर सकते हैं। क्लर्क की थोड़ी सी ये है कि ओल्ड मतलब कह सकते हैं मेथड है, इसको आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आता है सुपरबेस की ऑथेंटिकेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सुपरबेस अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सुपरबेस की ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज डेटाबेस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अभी फायरबेस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फायरबेस की ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने जेमिनी से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यही से आप हेल्प लेके आप अपनी ऑथेंटिकेशन वगैरह इनेबल करवा सकते हैं। जैसे आप फायरबेस की मैं बात करिए तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है। नेटिव जिसमें ईमेल वगैरह और ईमेल पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एनोनिमस, ठीक है। वो गूगल से अगर आप कोई यूज़र आपका वेबसाइट पर है तो साइनअप कर सकते हैं। फेसबुक से आप इसको अनेबल करना चाहो कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल ईमेल पासवर्ड से इसको अनेबल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपने इनेबल रखना है, ठीक है, और सेव कर देना। ये ईमेल लिंक का ऑप्शन मौजूद है, पासवर्ड लेस साइन इन का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप इसको मैं अभी नहीं कर रहा। तो सिंपल सेव करते हैं जी। ईमेल ऑप्शन मैंने अभी इनेबल किया है, ठीक है। तो ईमेल से हमारा जो साइन अप वाला है, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि इनेबल आप करना चाहे था, SMS वाला ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये पेड है तो अभी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और टेम्पलेट की बात करें, यहाँ पे टेम्पलेट की डिफरेंट मेथड मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह सेंड जो आपका होगा वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। एडिट करना चाहो ये टेम्पलेट है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, इसी तरह पासवर्ड रीसेट की एक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल इस पर फायरबेस के पासवर्ड रीसेट का ईमेल को एडिट कर सकते हो। इस तरह ईमेल एड्रेस, आपकी वेबसाइट, ये सारे वो चीज़ें हैं, टेम्पलेट्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली, अगर कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, साइन अप उसने किया हुआ है, ठीक है, तो वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है, उसको पासवर्ड भूल गया है, ठीक है। और अगर वो न्यू साइन अप करता है तो देन उसको एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल जाती है। तो वो इस तरह की टेम्पलेट, आप इस टेम्पलेट को और भी इंप्रूव करवा सकते हो। ये एक सिंपल सी टेम्पलेट बनी हुई है। इसी तरह SMTP सेटिंग है, ठीक है, ये आप इसमें ऐड करना चाहो कर सकते हो। और मल्टी फैक्टर्स एनरोलमेंट, जिसमें आप अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड करना चाहो भी आप करवा सकते हो। तो ये जो कुछ टेम्पलेट्स हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल इसको ईमेल वाले का ऑप्शन में ऐड किया है। बाकी आप इसमें मल्टीपल फीचर्स को देख सकते हो, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो आपके बात की बात है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे वो साइन इन मेथड को, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने इनेबल कर लिया है तो दोनों को हम यूज़ करेंगे, ईमेल पासवर्ड वाले को, ठीक है, और डेटाबेस के लिए, ठीक है। ये फायरबेस डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन दोनों कुछ हमने ये दोनों फीचर्स को यूज़ करना है। तो इस ट्रिकल को हमने बस कमांड देनी है कि प्लीज़ ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। ये दोनों आपने यूज़ करने हैं और आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके टूल्स के अंदर वो दोनों फीचर ऐड हो जाएंगे और आप लॉगिन भी कर पाएंगे एंड साइन अप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपके उस डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। और एडमिन पैनल भी आप ऑलरेडी इसने बना दी है, ठीक है। उस एडमिन पैनल के अंदर आप अपने यूज़र वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जितने कितने यूज़र आए हैं, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। आप उसको कोई SMS भेजना, सॉरी व्हाट्सएप भेजना
चाहते हैं उसका लिंक सेंड कर सकते हैं। और अगर आप उसको ईमेल भेजना चाहते हैं कस्टम, ठीक है, मार्केटिंग ईमेल भेजना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। इसमें मज़े की बात बताऊं, आप खुद के अपने ईमेल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जीमेल का ऑप्शन मौजूद है ना, आप जीमेल से अपने डिफरेंट यूज़र्स को ईमेल करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैं एक मज़े का आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक ब्रेवो है, इसी तरह आपको बहुत सारे अदर टूल्स मिल जाते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाह रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप खुद के SMTP बेस, ये SMTP क्या होती है, जब हम होस्टिंग सीखेंगे तो होस्टिंग के बारे में आपको SMTP समझाऊंगा कि SMTP क्या होती है। जब हम उधर में ईमेल करेंगे, ये उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी ईमेल मार्केटिंग या वेब होस्टिंग के बारे में जानते हैं, cPanel के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपके पास एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। जैसे आप वेब होस्टिंग pk.com पे जाओ, वहाँ पे जाके आप एक होस्टिंग प्लान बाय कर लो, और उसके बाद देन आपने क्या करना है कि आप अपनी एक ईमेल सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं अपना। अब मैं बात करूँ ना अदर टूल्स के ऊपर, लाइक ब्रेवो हो गया, अदर मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनकी प्राइसिंग है, मतलब मंथली बेस पे आप उनको पे करना पड़ता है फॉर सेंडिंग समथिंग ईमेल। लाइक एक आता है जोहो ईमेल, ठीक है, और इसी तरह ब्रेवो ईमेल है, इसी तरह डिफरेंट ईमेल्स का ऑप्शन मौजूद है। ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। आप खुद के ईमेल सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस तरह के बना सकते हो। जैसे लाइक अभी मैं ब्रेवो कर सकता हूँ, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास आता है डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। आप खुद के ईमेल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं थ्रू दिस ChatGPT, ठीक है। ChatGPT बोलें मुझे PRD बना के दो, PRD बना के दे देगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने ट्रिकल पे चले जाना है या अदर टूल्स जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उन टूल्स के ऊपर जाना है। वहाँ पे बोलना है कि मुझे ये वाला पूरा का पूरा ईमेल सॉफ्टवेयर बना के दो, जिससे मैं अपनी SMTP यूज़ करके एक ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा। रीसेंट का एक फीचर है, ठीक है, रीसेंट के PIP हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि ईमेल सॉफ्टवेयर आइडियाज़ तो बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं, आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं अच्छे हाथ से, ठीक है। तो ये कैसे होगा मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और या क्लास ले लेंगे उसके ऊपर कि इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अपनी टूल के ऊपर कोई ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बना के सेल कर सकते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना के ईमेल मार्केटिंग का वो हम सेल कर सकते हैं। यूज़र को कोई ईमेल मतलब SMTP नहीं चाहिए होगी, होस्टिंग नहीं चाहिए होगी, ठीक है। एक फ्री में एक मतलब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें हम ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं और उसको हम अनलिमिटेड ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर एक पूरा मॉड्यूल में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि इसके ऊपर हम कैसे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुझे अगर याद रहा तो मैं इस चीज़ को नोट कर लूँगा अपने पास कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आपको सिखाना है कि हाउ टू मेक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम इसमें कैसे APIs वगैरह ऐड करके अपनी ईमेल्स वगैरह को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये आगे मैं आपको सारा फीचर दिखाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रिकल के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रिकल के ऊपर हम जो चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पूरा प्रोजेक्ट जो अभी हम जिसमें डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये सारे फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो सेम हम एक अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में हम डिफरेंट टास्क, जैसे मैंने इनवाइस जनरेटर बोला है, ठीक है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, कोई ऐसे टूल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। आज के दौर के अंदर, वाइब कोडिंग के दौर के अंदर, हम ये चीज़ें बहुत ईजीली इन टूल्स की मदद से बना सकते हैं। अच्छा, ट्रिकल को मैं क्यों यूज़ करता हूँ, बाकी टूल्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा? लाइक लवेबल भी है, बोल्ट है, V0 है, ठीक है। अब ये जो है ना ट्रिकल बेसिकली HTML टाइप की वेबसाइट बनाता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिसमें CSS, ठीक है, ये वाले फाइल्स जनरेट करता है। जो बाकी टूल्स हैं, लवेबल हो गया, इसके बाद आप बोल्ड कह सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल टूल्स हैं। वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट के अंदर या Node.js या इसकी इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्यों मैं समझा रहा हूँ आपको, इस वजह से समझा रहा हूँ कि जो रिएक्ट बेस्ड होती हैं वेबसाइट, वो उनको आपने दोबारा कन्वर्ट करना होता है कमांड के जरिए। वो कौन सी कमांड होती है मैं आपको भी बता देता हूँ आपको, मतलब स्टैटिक मतलब उन टूल्स को उनको स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब ये बेसिकली जब आप उन टूल्स के अंदर लाइक डवेबर के अंदर कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ दोबारा उस कोड को डाउनलोड करना पड़ता है, और कोड डाउनलोड करने के बाद एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर हम लवेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या बोल्ड की बात करें, ठीक है, या हम अदर टूल लाइक V0 हो सकता है,
ठीक है, या हम क्या नाम है रिप्लेट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी टूल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वेबसाइट बनाते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर बनाते हैं या नोड के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनकी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इनको ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है और उसके अंदर ही वो कोड को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, Node.js हो गया। अच्छा, ये इस वजह से इसको फिर क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, स्टैटिक में, कन्वर्ट टू स्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक वेबसाइट क्यों होती हैं वो आगे हम लेके चलेंगे। अब स्टैटिक ये क्यों बनाई जाती हैं, स्टैटिक में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली जब आप वेबसाइट बना लेते हो या रिएक्ट के अंदर या लवेबल के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली सी पैनल होस्टिंग के अंदर इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर आप लोकल होस्ट में भी इसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो लोकल होस्ट में भी आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी सी पैनल अपनी होस्टिंग बाय की हुई है, होस्टिंगर से बाय की हुई है, ठीक है, किसी जगह से बाय की हुई है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली उन कोड को डाउनलोड करके डिप्लॉय नहीं कर सकते, मतलब लाइव नहीं कर सकते उन वेबसाइट को या उन टूल्स को। तो ये उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टैटिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उन स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कमांड्स अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है, टर्मिनल के अंदर हमें ऐड करनी पड़ती हैं। वो कौन सी होती हैं जी, जिसमें हमें सबसे पहले कमांड एंटर करें तो npm इंस्टॉल की कमांड, ठीक है, और उसके बाद एक और कमांड बिल्ड करने के लिए, मतलब उस प्रोजेक्ट को स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए npm बिल्ड रन बिल्ड, ठीक है जी, रन बिल्ड। ऑलरेडी अगर मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जितनी भी वेबसाइट यूट्यूब के ऊपर बना चुका हूँ, वहाँ पे ये चीज़ मैंने प्रॉपर्ली सिखाई है कि एक बोल्ट लवेबल से अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। देन ये स्टैटिक बनाने के लिए आपको टर्मिनल के अंदर किसी भी कोड एडिटर, जिसमें हम VS कोड हो सकता है, कर्सर हो सकता है, ठीक है, उन टूल्स के अंदर जाके हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ता है और वहाँ पर जाके कमांड एंटर करनी पड़ती हैं 1 by 1, ताकि हमारी जो वो टूल है या वो वेबसाइट है वो कन्वर्ट हो जाए स्टैटिक में। ठीक है, फिर वो हम क्या करते थे, फिर हम उसको होस्टिंग में जाके सी पैनल या एच पैनल में जाके उसको डिप्लॉय करते थे, उस कोड को, फाइल्स को वहाँ पे अपलोड करते थे, तो वहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ इस वजह से बताई। अब मैं ट्रिकल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिकल इस मेरी जो वजह है ना ट्रिकल यूज़ करने की, एक तो इसमें भी सेम वही LLMs यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारे लवेबल, लव बोल्ट या V0 या रिप्लेट के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम इसमें भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें सेम वही चीज़ है जी। ठीक है, इसमें ये वेबसाइट जो जनरेट करती है कोड के अंदर वो यूज़ होती है HTML, ठीक है, CSS, ठीक है, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये 3 फाइल्स के अंदर वो कोड को जनरेट करती है और इसको होस्ट करना बहुत ईजी है। मतलब इन तमाम फाइल्स को, कोड को डाउनलोड करो, सी पैनल में जाओ, वहाँ पे उस फाइल को अपलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो और आपकी वेबसाइट लाइव। इसी तरह मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हमने नेटलिफाई को यूज़ किया था। नेटलिफाई के अंदर भी सेम हमने कोड डाउनलोड किया और डाउनलोड करके हमने इसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि बोल्ट, लवेबल, V0 या रिप्लेट, जितनी भी अदर टूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर हम जितनी भी कोड जनरेट होता है वो होता है मतलब नोड या रिएक्ट के लैंग्वेजेस के अंदर। अगर हम ट्रिकल को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिकल के अंदर आपको जो कोड जनरेट होगा वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होता है, जो इजीली अपलोड करके किसी भी होस्टिंग के अंदर डायरेक्टली वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं विद इन सेकंड्स। ठीक है, तो ये जो मेथड है टर्मिनल वाला, जो कन्वर्ट टू स्टैटिक वाला, ये थोड़ा सा लेंथी मॉडल है, आप कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के बाद देन डिप्लॉय करना पड़ता है। इसका अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर आप इसको इंस्टॉल वगैरह ये नहीं करना चाहते, डाउनलोड वगैरह, तो आप डायरेक्टली उस कोड को गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप बोल्ट से या लेवल से कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपने करना पड़ता है गिटहब के ऊपर को कोड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लाइक गिटहब। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना पड़ता है, फिर आपने गिटहब से ट्रांसफ़र करके फिर आपने उसको विर्सल, ठीक है, उसके ऊपर जाके उसको होस्ट करना पड़ता है, तो विर्सल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली हर चीज़ का एक पूरा प्रोसीजर है। मैं आपको जो ट्रिकल का क्यों मतलब ये बता रहा हूँ कि ट्रिकल के अंदर ये है कि आप रिमिक्स भी कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसकी बेस्ट फीचर ये है कि ये स्टैटिक वेबसाइट बनाता है डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही, और उस वेबसाइट को आप डायरेक्टली किसी भी होस्टिंग के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो वेरी ईजी।
ठीक है। तो ये जी पूरा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको कैसे आपने लेके चलना है। और बाकी इसके अंदर मैंने एडमिन पैनल की भी बता दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने स्कीमा जनरेट कर दिया, ठीक है। एडमिशन टेबल को एडिट कर दिया। फायरबेस मैंने ऑलरेडी बताया था कि फायरबेस को ऐड करो, तो उसने फायरबेस भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। हमारा कंप्लीटली हर चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह आगे लेके चलूँगा आप लोगों को। जब तक हमारा ये कंप्लीट होता है तब तक हम आगे थोड़ा सा वेट करते हैं और आगे देखते हैं। ओके, हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एडमिन पैनल की लॉगिन भी हमें शेयर कर दिया है कि आपके ये लॉगिन आप इसको लॉगिन करके एडमिन पैनल को भी वॉच कर सकते हैं, मतलब जो भी फॉर्म हम फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप इनको सॉल्व भी करवा सकते हो वन बाई वन, ठीक है। आप इनको बोल सकते हो कि स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट देने के बाद आपने बोलना है कि ये जो होम पेज के जो टाइटल्स हैं इनको सेंटर लाइन कर दो, ठीक है। तो वो सेंटर कर देगा। और इसी तरह यहाँ पे कलरिंग अगर चेंज करवाना चाहो तो आप कलरिंग भी चेंज करवा सकते हो। और इमेजेस अपलोड करनी है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोगो ऐड करना चाहो तो अपना आपने लोगो क्रिएट किया है, ठीक है, PNG फॉर्मेट के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस बटन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद ऐड एसेट का ऑप्शन मौजूद है और अपलोड इमेज का ऑप्शन मौजूद है। बस आपने इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, लोगोज वगैरह, ठीक है। और लोगो अपलोड करने के बाद 10 लाइक अभी आप हम अपलोड करते हैं। और जैसे ही आप इमेज अपलोड करेंगे यहाँ पे आपने अपना कोई इस लोगो से रिलेटेड मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। जस्ट लाइक आप मैं यहाँ पे लिखूँगा लोगो, ठीक है। जैसे आप लोगो एंटर करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी इसके एसेट के अंदर। और यहाँ पे आप अपने उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के प्लीज़ चेंज द इमेज ऑफ लोगो विद द नेम ऑफ दिस, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी इसके यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। और हम इसको रिप्लेस करवा देंगे अपने लोगो इसके अंदर। तो जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है। तो अब जैसे ही अपलोड होती है हम यहाँ पे इसको कमांड देंगे कि प्लीज़ चेंज द लोगो या प्लीज़ ऐड द लोगो विद द नेम ऑफ, ठीक है। जो भी आपने नाम अभी लिखा था वो आपने लिखना है और इन अपलोडेड इन एसेट्स, ठीक है। अपलोडेड इन एसेट लिखेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो जैसे अभी आप देख सकते हो हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ ऐड द लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कमांड देंगे अपनी कि प्लीज़ ऐड द लोगो। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सक्सेसफुली हमारी एक इमेज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे बस अपने इंटर करना है। आप देख सकते हो कि प्लीज़ ऐड द लोगो इमेज फाइल इन अपलोडेड इन एसेट, ठीक है, विद द नेम। जो भी नेम आपने रखा था उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देना। आप रोमन उर्दू के अंदर भी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आपने रोमन उर्दू में बोलना है कि प्लीज़ ये वाली इमेज ऐड कर दो लोगो को, मतलब ये लोगो है मेरी कंपनी का, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो। तो ये चीज़ आपने बस बोलनी है और एंटर करनी है। और क्योंकि लोगो वाली जो उसको नाम रखा था हमने वही आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के इसको सेंड कर देना, क्योंकि एसेट के अंदर वो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी हमने और वही इमेज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो जैसे आप सिंपल आप देख सकते हो कि जो इमेज आपने अगर अपलोड की है वो यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगी। और जो कलरिंग आप इसको देना चाहते हैं, ठीक है, तो कलरिंग के लिए एक एक्सटेंशन है कलर ज़िला के नाम से। आप क्रोम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कलर पिकर। आप इसमें ऑप्शन आता है कि आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। सिंपल जैसे अभी आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कलर पिकर, ठीक है, फ्रॉम ब्राउज़र या एक्टिव जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपल ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं जो भी कलर आप पिक करना चाह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इस किसी और वेबसाइट के अंदर आप जाते हो, वहाँ से आपको कलर पसंद आता है, आप क्या करोगे उस पर सिंपल क्लिक करोगे, आपका जो कलर है, ठीक है, जैसे ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप कोई भी कलर पिक करना चाहते हो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो और वो कोड आपका ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। और वो कोड कॉपी करने के बाद आप उसको बोल सकते हो कि प्लीज़ ये वाला जो इमेज आपने जो जिस चीज़ का आप लोगो मतलब कलर चेंज करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बटन्स का कलर चेंज करना चाहते हो या आप बटन का कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का ग्रीन कर दो, ठीक है। और जो उसका टेक्स्ट कलर है या वो आइकन कलर है उसका वाइट कर दो, मतलब ग्रीन इस तरह का मैचिंग कर सकते हैं या इस तरह टाइप की हम कुछ भी कलरिंग वगैरह देना चाहें कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है, ठीक है। आप इसको सिंपल अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर जितना दे सकते हैं अच्छी, ठीक है, वो आपके लिए ऐड कर देगा और इस तरह पूरी आप चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने लोगो भी ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट भी साथ शो करवा रहा है। तो आप यहाँ से इसको बोल सकते हो कि प्लीज़ रिमूव द टेक्स्ट
आई विल यूज़ या शो ओनली लोगो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐड करवा देगा, ठीक है। जैसे भी उसने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है क्योंकि हमें कमांड देनी थी। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके वेबसाइट को इन फुल व्यू करते हैं। यहाँ से आपको इसका पूरी की पूरी टैब के अंदर आप इसको व्यू कर सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट आपके होम पेज के ऊपर कैसे दिखेगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पेज के अंदर अभी और कंटेंट भी हमने ऐड करना था, तो वो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो। जो भी आप ChatGPT से बोल सकते हो कि प्लीज़ ऐड द कंटेंट, आई वांट टू ऐड द कंटेंट, मतलब मैं अपने पेज के अंदर कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ। या आप इसी से ट्रिकल को बोल सकते हो कि प्लीज़ ऐड करना होम इम्प्रूव द होम पेज कंटेंट, ठीक है। मतलब होम पेज के अंदर और कंटेंट ऐड करो, सिंपल हम बोलेंगे, ठीक है। और वो आपके होम पेज के अंदर और इम्प्रूवमेंट कर देगा और कंटेंट ऐड कर देगा, डिटेल मतलब एक पेज बना देगा। और इसी तरह अदर पेजेस को भी आप इसका 1 बाय 1 आप बोल सकते हो कि अबाउट अस पेज को भी आप बेहतर बना दो, ठीक है। फीस वाले को भी आप अच्छा बना दो और कंटेंट ऐड कर दो, और इनरोल नाउ वाले बटन को भी हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक फॉर्म टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा जो डेटाबेस हमने जो उसके साथ कनेक्ट किया था फायरबेस का, वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेट्स सी, हम यहाँ पे एक रैंडमली डमी डेटा डालते हैं, ठीक है। तो डमी हम डेटा यहाँ पे डालते हैं और लेट्स सी ये वर्क करता है, फॉर्म वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबमिट एप्लीकेशन करते हैं। अगर ये वर्किंग में हुई, ठीक है, तो देन हमारा जो फॉर्म है वो हमें शो हो जाएगा। तो फायरबेस के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखिएगा कि जो डेटाबेस हमने यहाँ पे ऐड किया था, इसके साथ कनेक्ट किया था, वो क्या इसके साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा बोलेंगे प्लीज़, ठीक है, कनेक्ट दिस फायर स्टोरेज इनटू फायरबेस। तो यहाँ पे हम पहले लॉगिन डैशबोर्ड भी कर लेते हैं जी। आप लॉगिन के लिए यहाँ पे उसके साथ ये ऑप्शन आ रहा है चैट का, ठीक है। ये कोडिंग का है और ये चैट ओनली है। आप इस पर चैट ओनली पे क्लिक करें। यहाँ पे बोल रहे हैं प्लीज़ गिव मी द लॉगिन यूआरएल, ठीक है, आप फॉर एडमिन प्लीज़, ठीक है, शो मी द व्हाट इज़ द यूआरएल, ठीक है। या प्लीज़ गिव मी द, इस तरह बोल सकते हैं। मैं बोलूँगा जी सिंपल व्हाट इज़ द, ठीक है, व्हाट इज़ द, आप कह सकते हैं कि हमारे पास इसका यूआरएल एडमिन लॉगिन यूआरएल क्या है, ठीक है, एडमिन पैनल, ठीक है, लॉगिन यूआरएल। और इसको बोलेंगे कि हैव यू एडेड फायरबेस फॉर एप्लीकेशन सबमिटेड डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस हम इसको ऐड किया था हमने। अगर वो नहीं ऐड किया तो इसको हम दोबारा बोलेंगे कि प्लीज़ ऐड फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, फॉर एनरोलमेंट, ठीक है। तो वो फॉर्म के लिए डेटाबेस वो हमारा बैकएंड यूज़ करेगा। सिंपल मैं इसको एंटर करूंगा और हमारे जो प्रॉम्प्ट है, मैंने अब बोला है कि प्लीज़ शो मी द व्हाट इज़ द लॉगिन यूआरएल, ठीक है। और साथ मैंने बोला है कि हैव यू एडेड फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। तो आपने ये डेटाबेस इसके साथ कनेक्ट किया या नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हमने कनेक्ट किया और ये ट्रिकल का डेटाबेस इस आई थिंक ये यूज़ कर रहा है, तो हम इसको रिप्लेस करवाएंगे ट्रिकल से। तो अच्छा, एडमिन पैनल के ऑलरेडी मैंने इसका देख लिया था, एडमिन/एडमिन/लॉगिन उसने मुझे दे दिया था। और यहाँ पे मैं अपना वही एडमिन पैनल वाला जो लॉगिन है ना, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो सिंपल हम इसको लॉगिन करते हैं। अब देखिएगा कि आप इसको लॉगिन वगैरह चेंज करवा सकते हैं इसी से, ठीक है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चेंज करवा सकते हैं। और हम देखते हैं जी, हमने जो फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे आके शो हो गया। मतलब ये ट्रिकल के डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर कर रहा है। तो ये ट्रिकल के डेटाबेस को हम रिमूव करवा के फायरबेस जो डेटाबेस है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि फायरबेस फ्री है। तो हम इसी के ट्रिकल वाले को रिमूव करवा के फायरबेस की स्टोरेज को यूज़ करेंगे। तो ये जी आपके सामने मैंने एक पूरा प्रोसीजर बता दिया कि आप इस तरह के वेबसाइट, अच्छा, ट्रिकल का डेटाबेस के हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो ट्रिकल के ऊपर, तो आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हो फॉर वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए आप इसके अंदर मल्टीपल, क्योंकि एक डेटाबेस अगर एक अकाउंट में रह गया तो आप जो नेक्स्ट वाले वेबसाइट के अंदर, नेक्स्ट वाले अकाउंट के अंदर कोई चेंजेस करते हो तो वहाँ पे आपका पुराना डेटाबेस यूज़ हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो इसलिए हम वन डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ओनली फायरबेस। तो ट्रिकल का हम यूज़ नहीं करें, क्योंकि ट्रिकल के अंदर हमने बार बार डिफरेंट अकाउंट में चेंजेस वगैरह करनी होंगी, इस प्रोजेक्ट को रीमिक्स करते जाएंगे। तो इसलिए मैं रीमिक्स करने के बाद जो हमारा डेटाबेस
पिछले वाले अकाउंट में रह जाएगा, तो वो चेंजेस वगैरह क्योंकि बार बार हमें करनी पड़ेंगी, तो ना हमें पता चलेगा कि बैकएंड कौन सा यूज़ हो रहा है। तो हम फायरबेस इस बैकएंड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। आप फ्री है क्योंकि इसको आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और जैसे कि अभी हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमने कमांड देनी है, जो कमांड अभी मैंने सिंपल दी और वो चैट को दी, मतलब नीचे मैंने सेलेक्ट किया चैट वाले ऑप्शन को। तो चैट मतलब चैट में वो चेंजेस वगैरह आपके कोड के अंदर चेंजेस नहीं करता, सिर्फ वो आपको आंसर करता है, और उस आंसर से आप इसको फिर दोबारा बोल सकते हो कि प्लीज़ प्रोसीड। ठीक है, जब वो आपको पूरी सजेशन चैट में दे देता है देन आप उसको बोल सकते हो कि प्लीज़ प्रोसीड नाउ। ठीक है, तो वो जो उसने चैट के अंदर डेटा दिया होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी कि मैं ये अब कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसने डेटाबेस का यूरल भी दे दिया। ठीक है, लॉगिन का जैसे आप देख सकते हो एडमिन पैनल लॉगिन यूरल, ठीक है, और एडमिन की यहाँ पे और एडमिन पैनल की डेटाबेस। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि डेटाबेस नो आई नॉट एडिड फायरबेस इंस्टेड आई एम यूजिंग द ट्रिकल डेटाबेस। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जब हमने फॉर्म सबमिट किया है तो वो ट्रिकल के डेटाबेस में यूज चला गया। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं प्लीज़ यूज़ फायरबेस। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको बोलेंगे फायरबेस की जो फॉर सबमिशन के लिए प्लीज़ यूज़ फायरबेस। ठीक है, तो हम बोल देते हैं प्लीज़ ऐड फायरबेस। ठीक है, तो आपने बस इसको एंटर करना है, या आपको कमांड एंटर करनी है, तो फायरबेस सेटअप आप इसको करवा सकते हैं क्योंकि रिमूव ट्रिकल डेटाबेस। ठीक है, तो इसको हमने लाजमी बोलना है रिमूव ट्रिकल बेस डेटाबेस एंड ऐड फायरबेस। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसको बोल सकते हैं, तो रिमूव ट्रिकल डेटाबेस। ठीक हो गया, तो सिंपल आपने इसको बोलना है ट्रिकल डेटाबेस, और वो आपके ये जो डेटाबेस है वो ट्रिकल डेटाबेस को रिमूव कर देगा और फायरबेस को ऐड कर देगा। तो ये प्रोसीजर है जी, सिंपल आपने चैट को हटा के फिर आपने एजेंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको स्पेलिंग कर लूँ करेक्ट। ओके, तो ट्रिकल सिंपल आपने ये कोड के ऊपर क्लिक करना है दोबारा, ठीक है। अभी हमने फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन है वो ऐड करना चाह रहे हैं और ट्रिकल को रिमूव करना चाह रहे हैं। चैट पे करेंगे तो सिर्फ वो चैट का आंसर करेगा, आपको डेटाबेस कनेक्ट मतलब चेंज वगैरह करके नहीं देगा। तो सिंपल हम इसको रिमूव करवाते हैं ट्रिकल को, और यहाँ से इसको सिंपल कमांड देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे टोकन ख़त्म हो चुके हैं, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यूज़ करने जा रहे हैं जी एक नदर अकाउंट। तो सिंपल शेयर बटन के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके टोकन ख़त्म हो जाते हैं तो देन आपने क्या करना है, शेयर बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से शेयर वेब टू करना है, ये वाले प्रोजेक्ट की यूआरएल को कॉपी करके आपने न्यू टैब के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है, इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे न्यू वाले अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पुराने अकाउंट को लॉग आउट करेंगे। ठीक है, और लॉग आउट करने के लिए सिंपल मैं इसको करूँगा जी, यहाँ से ये आपके पास लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट नेम के साथ नीचे एरो बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो नेम आपका यहाँ पे शोर होगा वो आपने उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको साइन आउट का बटन दिख जाएगा। आपने सिंपल इस अकाउंट को साइन आउट कर देना है, और आप इसको दोबारा ये देखा साइन आउट करेंगे। ठीक है, साइन आउट करने के बाद आपने सिंपल न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। मेरे लिंक्स ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक से आप जनरेट करेंगे तो आपको 270 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने शेयर वाले प्रोजेक्ट को ओपन किया था, सेम वही है, रीमिक्स का बटन आ चुका है। लेकिन अभी हम एक नया अकाउंट बनाएंगे उससे टर्मिनल से, तो यहाँ से आप अपनी जीमेल से भी जो बना सकते हो। तो यहाँ से जी मैं इसको एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सिंपल हम इस अकाउंट को यूज़ करेंगे जी ईमेल वाले को, ट्रिकल वाले को। यहाँ पे आपने सिंपल इस ईमेल को कॉपी करना है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ईमेल शो हो रहा है। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ और न्यू ईमेल जनरेट करता हूँ, जनरेट अ न्यू ईमेल, और यहाँ से हम इस ईमेल को कॉपी कर देते हैं। और कॉपी करने के बाद देन हम ये वाली ईमेल फॉर साइनअप के लिए यूज़ करेंगे जी। ठीक है जी, आप सिंपल साइनअप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे आप, और इस पर क्लिक करने के बाद देन आपने वही ईमेल जो भी आपने कॉपी किया है वो आगे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना ईमेल। सिंपल मैंने अपना ईमेल पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें एक ईमेल रिसीव होगी उसी ईमेल के ऊपर। तो अब सिंपल हम देखते हैं यहाँ पे, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको यहाँ पे ईमेल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है 7181। तो यहाँ पे हम कोड डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो निक नेम जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ, तो आप स्ट्रॉन्ग का पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड कंटिन्यू किया और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये एक सिंपल मेथड है। अब सिंपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपको अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और आपने क्या करना है, अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन था ना, हमने जो प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी किया था, इसको हम यहाँ से अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को। ठीक है,
रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको रीमेक्स का बटन आएगा, इस रीमेक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आफ्टर अकाउंट न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोबारा आपने रीमेक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं आपको सेकंड बार बता रहा हूँ कि आपने जब आप साइन आउट कर लेते हो तो इस प्रोजेक्ट यूआरएल को आपने किसी जगह पे सेव कर लेना है। जैसे भी मैंने न्यू टैब के अंदर जाके उसको ओपन कर लिया था, और यहाँ पे आपको एक रीमेक्स का बटन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रीमेक्स हो जाएगा। ओके, आफ्टर रीमिक्स हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो रीमिक्स होके आ चुका है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीमिक्स का ऑप्शन भी दिख रहा है प्रोजेक्ट का नेम के ऊपर, और इसमें आप इसको रीनेम भी करना चाहो रीनेम भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो भी चेंजेस करवानी है वो आप यहाँ से सिंपल दोबारा बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले अकाउंट के अंदर हमारे टोकन खत्म हो गए थे। यहाँ पर आपने दोबारा बोलना है प्लीज़, ठीक है, ऐड फायर बेस डेटाबेस, ठीक है, एंड रिमूव, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, रिमूव ट्रिकल डेटाबेस, ठीक है जी। सिंपल हमने ये बोलना है प्लीज़ ऐड फायरबेस डेटाबेस एंड रिमूव ट्रिकल डेटाबेस, ठीक है। एंटर करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो ट्रिकल डेटाबेस को रिमूव कर देगा, और नेक्स्ट हमारे जो फायरबेस की स्टोरेज है वो हम यहाँ से ऐड करके फायरबेस का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोसीजर आपने करना है, और इसी तरह आपने दोबारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो देन आपने क्या करना है कि आप दोबारा बोलना है कि ऑथेंटिकेशन ऐड करो फॉर यूजर साइन अप एंड लॉग इन वाला, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे एक एडमिन पैनल के अंदर एक फीचर डलवाएंगे कि यूज़र कैन साइन अप एंड यूज़र कैन लॉग इन देयर डैशबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद यूज़र की जो परमिशन देनी है, ठीक है, वो आपने क्या देनी है, उसको LMS की एक्सेस देनी है, क्या करवाना है, ठीक है। वो आप अपने ChatGPT से जाना है, ChatGPT को बोलना है कि ये वाली चीज़ मैं ऐड करवाना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और क्या इसकी मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो, ठीक है। तो आपने सारी डिटेल उससे बतानी है कि यूज़र क्या कर सकता है, ठीक है। यूज़र में लाइक वो वीडियो वॉच कर सकता है, ठीक है, उसका एक LMS वो मुकम्मल इस तरह का बनाना चाहते हैं, या वो अपना एडमिशन फॉर्म देख सकता है, वो अपने एडमिशन फॉर्म को एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के वो आप उससे फीचर दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें वो इससे आप करवा सकते हो। और आपने बोलना है एंड पे कि फायर बेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करो फॉर दिस, ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप के लिए। तो वो आप इस तरह वो इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और प्रॉम्प्ट देने के बाद देन आप अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे तरीके से इसको कस्टमाइज करवा सकते हो। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फायरबेस का, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आई हैव माय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने बोली हैं कि ये आपने करना है। जनरल ऐप, ठीक है, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं ये वाली। प्रोजेक्ट आईडी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है फायरबेस के अंदर, और प्रोजेक्ट ओवरव्यू भी आना है, ठीक है जी। साथ सेटिंग का ऑप्शन देख रहा है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे जी हम, प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने आना है। प्रोजेक्ट सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद देन आपको यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये आपको कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले टैब में आना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन वाले टैब के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे जो इसकी प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है, और वेब API की है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। और इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स भी है मौजूद है, जो ऑलरेडी हमने उसमें ऑफ़ किया था, ठीक है, वो भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऐप्स मौजूद हैं, आप इनकी फ़ीचर्स ऐड करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। यह सारे फीचर्स आपको दिख जाते हैं। यूज़र परमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो आप यहाँ से इनेबल करवा सकते हैं। और उसके बाद इसके ओनर वगैरह आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरल पर्पस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप अपने ऐप के अंदर जो डेटा की इंफॉर्मेशन है, जनरल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, वो भी यहाँ से इसकी डेटा कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए अभी हमने जो कॉपी करना है वो आना है यहाँ पे आपको पास देयर इज़ नो ऐप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो आपने क्या करना है, ये वेबसाइट वाला, वेब वाले पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप वेब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। जैसे लाइक अभी मैं सीख लो टेस्ट के नाम से एक मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। फायरबेस होस्टिंग अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ रजिस्टर ऐप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। आपने बस इस पर क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे SDK का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपने कॉपी करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसका मुकम्मल डिटेल आ चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, कॉपी किया हमने, ट्रिकल पे आए वापस, ठीक है। और सॉरी, इस प्रोजेक्ट वाले यूआरएल पे हमने जाना था, सॉरी यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आके जी हमने वो वाला जो डेटा भी हमने कॉपी किया है वो यहाँ के पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपने बस ये वाला जो डेटा है, बस आपने इसको वहाँ से फायरबेस से स्टोरेज में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, ठीक है। वो करने के बाद आपने इसको प्रोजेक्ट जो वेब सेलेक्ट करनी है, वेब सेलेक्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है ये सेटिंग का ऑप्शन आना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपने सिंपल इसको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके इसको कॉपी करके पेस्ट करके एंटर कर देना है।
जैसे एंटर करेंगे ये फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐड कर देगा, हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे वो हमारे डेटाबेस फायरबेस की डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा और हमें एडमिन पैनल के अंदर भी वहाँ पे शो होगा। तो फायरबेस का स्टोरेज में ये होगा कि आपको मल्टीपल अगर अकाउंट चेंज भी करते हैं ना, ट्रिकल का मल्टीपल अकाउंट के अंदर वो प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं तो आपके प्रोजेक्ट को, आपके डेटाबेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका फीचर ये है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि इसके अंदर हम कैसे फायरबेस को कनेक्ट करते हैं और इसी तरह हम लॉगिन एंड साइन अप कमांड देनी है तो आपकी जो फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसका बैकएंड आपने एडमिन पैनल के अंदर आप जाके देख सकते हो कि आपका एडमिन पैनल भी प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो दिस इज़ वेरी ईजी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ट्रिकल के अंदर सारा काम हमने करवाना है। जैसे भी आपको सारी चीज़ें दोबारा वो रीराइट करेगा फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाला दोबारा, क्योंकि हमने जो कोड इसको दिया था फायरबेस का, ठीक है, वो यहाँ पे इसको आपको एक्सपेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये सारा डेटा वो दोबारा फाइल को मॉडिफाई करता है। तुम्हारे जो एडमिशन फॉर्म का जो डेटा है वो एडमिशन फॉर्म का डेटा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होके देन हमारा जो भी इनरोलमेंट होगी वो हमारे फायरबेस स्टोरेज के अंदर जाके हमें एडमिन पैनल के अंदर शो हो जाएगी। तो मिलता अपनी नया क्लास के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।